नेचर को सिमेट्री पसंद है, नेचर लव्स सिमेट्री। और जैसा कि हमें पता है कि लाइट के डुअल नेचर होते हैं, लाइट कभी पार्टिकल की तरह बिहेव करता है तो कभी वेव की तरह बिहेव करता है। तो यार मैटर के डुअल नेचर क्यों ना हो, मैटर भी तो पार्टिकल की तरह बिहेव कर सकता है और मैटर भी तो वेव की तरह बिहेव कर सकता है। तो यही कहना था सर लुइस डी ब्रोगले का जब उन्होंने 1924 में अपनी डॉक्टरल थीसिस प्रपोज करी थी और मैटर के डुअल नेचर के ऊपर बात किया था। लेकिन यार उनके इस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्लेम को बहुत ज़्यादा बैकलैशेस का सामना करना पड़ा। लेकिन बाद में जब ये प्रूव हो गया तब उन्हें साल 1929 में फिजिक्स में नोबेल प्राइज़ मिल गया। अब सर लुइस डी ब्रोगली की कहानी बहुत इंटरेस्टिंग रही है, बिकॉज वो तो फिजिक्स के स्टूडेंट थे नहीं, उनका साइंटिफिक बैकग्राउंड भी नहीं था, वो तो आर्ट्स पढ़ा करते थे, उन्हें हिस्ट्री और फिलोसॉफी में इंटरेस्ट था। लेकिन उनके जो भाई थे मॉरिस डी ब्रोगली, वो एक फिजिसिस्ट थे, वो पेरिस में अपने फिजिक्स की रिसर्च कर रहे थे। तो यार हमारे जो लुइस डी ब्रोगली है उनको साइंटिफिक एक्सपोजर अपने भाई मॉरिस से मिला, क्योंकि मॉरिस मीटिंग में जाया करते थे, लुइस भी चले जाते थे उनके साथ। और धीरे धीरे उनका इंटरेस्ट बढ़ने लगा फिजिक्स के टुवर्ड, और उन्होंने अपने फिजिक्स के नॉलेज और फिलोसॉफी के आइडिया का इस्तेमाल करके एक हाइपोथेसिस दी, जहाँ पे उन्होंने हमसे कहा कि यार मैटर के भी डुअल नेचर हैं और मैटर का वेव नेचर तब सामने आता है जब मैटर मोशन में हो, ठीक है। और उसका जो वेवलेंथ होता है, जिसे आज हम डी ब्रोगली वेवलेंथ के नाम से जानते हैं, वो इक्वल होता है प्लैंक्स कांस्टेंट डिवाइडेड बाय मोमेंटम के, ठीक है। तो आज के वीडियो में हम डी ब्रोगली हाइपोथेसिस को अच्छे से समझेंगे और ये जो फॉर्मूला है लैम्डा इज इक्वल टू एच बाई पी, इसके कई सारे वेरिएशंस मौजूद हैं। आज हम इन वेरिएशंस के बारे में बात करने वाले हैं, बिकॉज भले ही आप फिजिक्स की बात कर लो या केमिस्ट्री की बात कर लो, डी ब्रोगली हाइपोथेसिस आपको दोनों जगह पढ़नी है, ठीक है। और इसमें ये जो फॉर्मूला है लैम्डा इज इक्वल टू एच बाई पी और इसके वेरिएशन के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस भी आते हैं। तो आज की वीडियो में हम इसको समझेंगे और इनके वेरिएशंस के ऊपर सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी करने वाले हैं दोस्तों। तो आप आराम से बैठो और आज का वीडियो एंजॉय करो। देखिए दोस्तों, डी ब्रोगली जी ने अपने हाइपोथेसिस में ये कहा था कि जो नेचर है, नेचर को पसंद है सिमेट्री, नेचर्स लव्स सिमेट्री, ठीक है। जिस तरह से लाइट के पास में डुअल नेचर होता है, लाइट कभी हमारा पार्टिकल की तरह बिहेव करता है और कभी हमारा वेव की तरह बिहेव करता है, ठीक है। उसी तरह से जो हमारे मैटर है, ठीक है, इनका भी डुअल नेचर होता है, यानी कि ये भी पार्टिकल की तरह बिहेव कर सकते हैं और ये भी वेव की तरह बिहेव कर सकते हैं। अब ये जो वेव नेचर है, इसको एक्सप्लेन करने के लिए वेवलेंथ लैम्डा के टर्म्स में बात की गई थी और जो फॉर्मूला दिया गया था वो था प्लैंक्स कांस्टेंट डिवाइडेड बाय मोमेंटम। समझ में आ गई बात। अकॉर्डिंग टू डी ब्रोगलीज हाइपोथेसिस, नेचर को सिमेट्री पसंद है और जिस तरह से लाइट के पास में डुअल नेचर था, यानी कि पार्टिकल नेचर और वेव नेचर, उसी तरह जो हमारे पास मैटर होते हैं ना, इनका भी डुअल नेचर होता है, इनका पार्टिकल नेचर भी होता है और इनका वेव नेचर भी होता है। वेव नेचर को एक्सप्लेन करने के लिए वेवलेंथ के टर्म्स में बात की गई थी और इसका जो फॉर्मूला दिया गया था वो था प्लैंक्स कांस्टेंट डिवाइडेड बाय मोमेंटम। अब ध्यान रखना, मैटर का वेव नेचर तभी सामने आता है जब हमारा ये जो मैटर है ना, ये हमारा मोशन में हो, ठीक है। समझ में आ रही है बात। और ये मैटर क्या क्या हो सकते हैं ज़रा देख लो। मैटर आपके एटम्स हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, ठीक है ना, कोई ऑब्जेक्ट हो गया, ये मैटर हो सकता है, इलेक्ट्रॉन मैटर हो सकता है, प्रोटॉन मैटर हो सकता है, न्यूट्रॉन मैटर हो सकता है, ठीक है। तो ये मैटर के मैंने आपको एग्जांपल भी बता दिया। अब देखो, ये जो हमारा फॉर्मूला है ना, लैम्डा इज इक्वल टू एच बाई पी, ठीक है, इसके बहुत सारे वेरिएशंस होते हैं। आज हमें उन्हीं सब वेरिएशंस के बारे में बात करनी है, लेकिन उसके पहले मैं आपको एक एग्जांपल देके समझाना चाहता हूँ। मान लो ये एक रोड है और ये एक इंसान है जो इस रास्ते पे दौड़ रहा है। मान लो इसकी दौड़ने की जो स्पीड है वो 20 मीटर पर सेकंड है और इस इंसान का जो वेट है वो 80 केजी है और हमें कैलकुलेट करना है इसका डी ब्रोगली वेवलेंथ कितना होगा। तो देखो कैसे कैलकुलेट करेंगे। आप लैम्डा लिख दो और ये जो अपना h है ये प्लैंक्स कांस्टेंट होता है, इसकी वैल्यू होती है 6.626 इंटू 10⁻³ जूल सेकेंड, ठीक है। इसकी वैल्यू रखो 6.626 इंटू 10⁻³ जूल सेकेंड, ठीक है। मोमेंटम को हम लिख सकते हैं मास इंटू वेलोसिटी। इंसान का मास 80 किलो है, सब ऐसा यूनिट में कैलकुलेट कर रहे हैं इसलिए मास को केजी में रखा है और वेलोसिटी को रखेंगे हम मीटर पर सेकंड में। 20 मीटर पर सेकंड से ये इंसान दौड़ रहा है, ठीक है। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपका जो ये वेवलेंथ है, ठीक है, ये अप्रॉक्सीमेटली इक्वल आ जाएगा 4.14 इंटू 10⁻³ मीटर्स के, ठीक है। अब एक चीज़ यहाँ पे देखो, ये जो वेवलेंथ है ये बहुत 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 छोटा है, ठीक है, बिकॉज ये 10⁻³ मीटर्स
ये बहुत छोटा होता है दोस्तों, ठीक है। अगर मैं आपको एक एटम की डायमेंशन बताऊँ ना, एटम का जो रेडियस होता है वो 10⁻⁻10 मीटर होता है, और एटम का जो न्यूक्लियस होता है ना वो 10⁻⁻15 मीटर होता है। और देखो यार, एटम तो हमें माइक्रोस्कोप के नीचे भी नहीं दिखता, ठीक है, और उसका डायमेंशन ये है। अब सोचो इसका डायमेंशन कितना ज़्यादा कम है, ठीक है, ये वेवलेंथ कितना ज़्यादा कम है। ये एटम तो क्या, एटम के न्यूक्लियस से भी बहुत बहुत ज़्यादा गुना छोटा है। तो देखो जो भी हमारे मैटर हैं, ठीक है, जब वो मोशन में होते हैं उनका कुछ ना कुछ तो होता ही है यार, ठीक है, क्या बोलते हैं उसको, डी ब्रॉगली वेवलेंथ, लेकिन वो बहुत बहुत कम होता है। तो मास जितना ज़्यादा होगा ना उतना ही आपका डी ब्रॉगली वेवलेंथ कम होगा, इस चीज़ का ध्यान रख लेना। समझ में आ रही बात? क्योंकि देखो डी ब्रॉगली वेवलेंथ आपके मास के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है और वेलोसिटी के भी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। समझ में आ रही है? अब देखो इसके वेरिएशन की बात कर लेते हैं। तो आपका जो डी ब्रॉगली वेवलेंथ का फॉर्मूला है वो था h/p, ठीक है, और मोमेंटम को आप मास इंटू वेलोसिटी भी लिख सकते हो, ठीक है। और इसका एक और फॉर्मूला होता है लैम्डा इज इक्वल टू h/√2m काइनेटिक एनर्जी। ये होता है यार काइनेटिक एनर्जी के टर्म्स में, ठीक है। और एक फॉर्मूला होता है एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल के टर्म्स में, वो ऐसा होता है √2m/q∆v, ठीक है। अब इसके बारे में थोड़ा मैं आपको बता देता हूँ। मान लो कोई चार्ज पार्टिकल है q जिसका मास है m। अब इस चार्ज पार्टिकल को किसी पोटेंशियल डिफरेंस से एक्सेलरेट करा दिया गया, ठीक है, मान लो वो ΔV था, और तब आपको अगर डी ब्रॉगली वेवलेंथ कैलकुलेट करने के लिए बोला है इस चार्ज पार्टिकल का, तो आप ये फॉर्मूला लगाओगे। समझ में आ रही है बात? और ये जो हमारा फॉर्मूला था, ठीक है, इसी फॉर्मूले से ये फॉर्मूला निकल के आया है। कैसे आया है ज़रा मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे जो mv है ना, mv की जगह में अपन ने √2m काइनेटिक एनर्जी रखा है। वो कैसे रखा है वो देख लो। काइनेटिक एनर्जी का सबसे पहले फॉर्मूला लिखते हैं। काइनेटिक एनर्जी होता है ½ mv², ठीक है। मेरे को वैल्यू किसकी चाहिए, mv की। तो मैं एक काम कर लेता हूँ, 2 को इस तरफ ले जाता हूँ, यानी कि 2k हो जाएगा, और इस साइड मेरे पास बचेगा mv²। समझ में आ रही है बात? अब देखो मैं एक काम कर सकता हूँ, अगर मैं यहाँ पे भी m से मल्टीप्लाई कर दूँ और यहाँ से भी m से मल्टीप्लाई कर दूँ, तो दोनों का मतलब सेम ही है, ये दोनों एक दूसरे से कैंसिल हो जाते हैं। तो इसलिए अगर मैं दोनों साइड m से मल्टीप्लाई करता हूँ तो मेरा इक्वेशन गड़बड़ाएगा नहीं, ठीक है। अब देख लो, अगर मैं इनको मल्टीप्लाई करके लिख देता हूँ तो कुछ ऐसा नजर आएगा, 2m काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू m का यहाँ पे स्क्वायर है, यहाँ पे v का स्क्वायर है, यानी कि ये मेरा क्या बन जाएगा, 2m काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू mv का होल स्क्वायर। समझ में आ रही है बात? अब ये स्क्वायर को जब मैं दूसरे साइड ट्रांसफ़र करूँगा तो ये रूट बन जाएगा, यानी कि mv की वैल्यू क्या आ जाएगी, √2m काइनेटिक एनर्जी। तो इस तरह से ये जो फॉर्मूला है इससे आपका ये काइनेटिक एनर्जी वाला फॉर्मूला आता है। समझ में आ गई? अब देखो एक और फॉर्मूला मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। ये जो डी ब्रॉगली वेवलेंथ है, इसका अगर आपको रिलेशन टेम्परेचर के साथ अगर देखना हुआ तो आप कैसे देखोगे, इसका फॉर्मूला हो जाएगा √3m kBT, ठीक है। तो ये आपके कुछ फॉर्मूलाज हैं जो आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। समझ में आ गई बात? तो देखो यार, अभी तक हमने क्या पढ़ा, अकॉर्डिंग टू डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस नेचर को पसंद है सिमेट्री, ठीक है। जिस तरह लाइट का डुअल नेचर था, पार्टिकल और वेव, उसी तरह जो हमारा मैटर था इसके भी डुअल नेचर होते हैं, पार्टिकल नेचर और वेव नेचर। वेव नेचर को एक्सप्लेन करने के लिए वेवलेंथ के टर्म्स में बात की गई और फॉर्मूला दिया गया प्लैंक्स कांस्टेंट डिवाइडेड बाय मोमेंटम, ठीक है। और ध्यान ये रखना, ये जो मैटर है इसका वेव नेचर तभी सामने आता है जब हमारा मैटर क्या हो, मोशन में हो, ठीक है। और यहाँ पे मैंने आपको एग्जाम्पल भी देके समझाया था, ठीक है, कि असल में वेवलेंथ तो होता है मैटर का, लेकिन यार वो बहुत बहुत कम होता है, ठीक है। इसका जो मेन फॉर्मूला था वो था लैम्डा इज इक्वल टू h/p। h का मतलब था प्लैंक्स कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू होती है 6.626 इंटू 10⁻34 जूल सेकेंड, ठीक है। और ये p का मतलब होता है मोमेंटम, इसको हम मास इंटू वेलोसिटी के फॉर्म में लिख सकते हैं। फिर इसके हेल्प से हम एक नया फॉर्मूला बना लिए काइनेटिक एनर्जी के टर्म्स में, जो था प्लैंक्स कांस्टेंट डिवाइडेड बाय √2m काइनेटिक एनर्जी। और एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल के टर्म्स में जो हमारा फॉर्मूला था वो था h/√2m⁴ ठीक है। इसके बारे में मैंने आपको बताया था, मान लो एक चार्ज पार्टिकल है q, तो चार्ज पार्टिकल का कुछ ना कुछ मास तो होगा m, वो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। अब मान लो इसको किसी पोटेंशियल डिफरेंस से अगर एक्सेलरेट करा दे और तब आपको डी ब्रॉगली वेवलेंथ पूछ ले इस चार्ज पार्टिकल का, तो ये जो फॉर्मूला है h/√2m⁴ इसके हेल्प से आप डी ब्रॉगली वेवलेंथ को कैलकुलेट कर लोगे,
ठीक है। एक और फॉर्मूला मैंने आपको बताया था टेम्परेचर्स के टर्म में, वो था लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन रूट अंडर 3m kBT। ठीक है, ये kBT का मतलब होता है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। ठीक है, और ये जो बोल्ट्जमैन कांस्टेंट होता है ना kB, ठीक है, इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है गैस कांस्टेंट डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर। इस चीज़ का ध्यान रख लेना। अब देखो कुछ न्यूमेरिकल्स की अपन बात कर लेते हैं। देखिए, इस क्वेश्चन में आपसे बोला है फाइंड द रेशियो ऑफ वेलोसिटी ऑफ प्रोटॉन एंड अल्फा पार्टिकल इफ द डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ बोथ द पार्टिकल्स आर सेम। ठीक है, तो यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ प्रोटॉन और अल्फा पार्टिकल का रेशियो क्या होगा अगर दोनों का डी ब्रॉगली वेवलेंथ सेम हो जाए तो। ठीक है, ऐसी सिचुएशन है। तो सबसे पहले डी ब्रॉगली वेवलेंथ का फॉर्मूला लिखिए, लैम्डा इज इक्वल टू एच बाई एम वी। ठीक है, अब देखो वैल्यूज यहाँ पे पुट करते हैं। डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ प्रोटॉन क्या होगा, एच अपॉन मास ऑफ प्रोटॉन वेलोसिटी ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ अल्फा पार्टिकल, एच अपॉन मास ऑफ अल्फा पार्टिकल एंड वेलोसिटी ऑफ अल्फा पार्टिकल। अब एच से तो एच कट जाएगा, और इस पूरे इक्वेशन को अगर मैं इस फॉर्म में लिखता हूँ वी पी बाई वी अल्फ़ा, ठीक है, तो मेरा ये बन जाएगा एम अल्फ़ा बाई एम पी, यानी कि मास ऑफ अल्फा पार्टिकल डिवाइडेड बाई मास ऑफ प्रोटॉन। अब जो प्रोटॉन है, ठीक है, इसके मास को अगर मैं एम अज्यूम करता हूँ तो देखो यार अल्फा पार्टिकल का मास क्या हो जाएगा। सबसे पहले ये जानते हैं कि अल्फा पार्टिकल क्या होता है। ये जो आपका अल्फा पार्टिकल है ना, ये होता है डबली चार्ज्ड हीलियम आयन। ठीक है, हीलियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, हीलियम का 2 होता है। तो इसका मतलब ये हुआ अगर ये हीलियम का न्यूक्लियस है तो न्यूट्रल स्टेट में न्यूक्लियस के अराउंड 2 इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास यहाँ पे मौजूद थे। ठीक है, अब ये डबली चार्ज हीलियम आयन है, यानी कि दोनों ही इलेक्ट्रॉन्स हीलियम के न्यूक्लियस को छोड़ के जा चुके हैं। ठीक है, बस न्यूक्लियस बचा है। तो अल्फा पार्टिकल का मतलब होता है हीलियम का न्यूक्लियस, और एक एटम में सारा का सारा मास न्यूक्लियस से आता है, और न्यूक्लियस के अंदर आपके पास में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मौजूद रहते हैं। एटॉमिक नंबर 2 है हीलियम का, इसका मतलब ये है कि हीलियम के न्यूक्लियस में 2 प्रोटॉन हैं। ठीक है, अगर आपको पता हो न्यूट्रॉन का नंबर भी 2 ही होता है। तो हमारे पास यहाँ पे टोटल 4 न्यूक्लियॉन्स है, और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास लगभग इक्वल होता है। ठीक है, तो यहाँ पे न्यूक्लियॉन्स 4 है, तो हीलियम के मास को मैं 4m कंसिडर कर रहा हूँ। ठीक है ना, तो यहाँ पे मैं क्या लिखूँगा, मास ऑफ अल्फा पार्टिकल 4m और मास ऑफ प्रोटॉन 4। जब इसको मैंने कैंसिल करा तो मेरा जो फाइनल आंसर आया Vp इज टू वी अल्फ़ा, वो आया मेरा 4:1। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 4:1। अब देखते हैं यहाँ दूसरा क्वेश्चन। दूसरे क्वेश्चन में हमसे क्या कहा है, देखो, इफ द डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ अ पार्टिकल एक्सिलरेटेड विद 150 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस इज दिस। ठीक है, मतलब डी ब्रॉगली वेवलेंथ है किसी पार्टिकल का जिसको अगर 150 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस के साथ अगर एक्सेलरेट कराया जाए तो उसका डी ब्रॉगली वेवलेंथ इतना निकल के आता है। और नेक्स्ट केस में ये बोला है आप डी ब्रॉगली वेवलेंथ निकालिए सेम पार्टिकल का अगर उसको 600 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस के साथ एक्सेलरेट कराया गया होगा। तो देखो क्वेश्चन में बड़ा सिंपल है, एक पार्टिकल है, ठीक है, उसको अगर 150 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस से एक्सेलरेट कराया गया तो उसका डी ब्रॉगली वेवलेंथ इतना निकल के आता है। अब वही सेम पार्टिकल को जब 600 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस से एक्सेलरेट कराया गया तो उसका पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, ये पूछ रखा है। सबसे पहले डी ब्रॉगली वेवलेंथ का फॉर्मूला लिखेंगे इन टर्म्स ऑफ एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल, तो वो आ जाएगा h अपॉन रूट अंडर 2 एम क्यू डेल्टा वी। ठीक है, अब देखो क्योंकि सेम पार्टिकल है तो मास और चार्ज भी सेम होने वाले हैं, और यहाँ पे हमको ना 2 इक्वेशन लगने वाले हैं इसको सॉल्व करने के लिए। ठीक है, तो पहले केस में हमसे ये बोल रखा है कि हमारा जो लैम्डा 1 है, ठीक है, वो 10 की पावर -10 आ रहा है। जब उस पार्टिकल को 150 वोल्ट के पोटेंशियल डिफरेंस से एक्सेलरेट कराया गया, तो हमसे पूछ रखा है लैम्डा 2 आपका कितना होगा। ठीक है, सेकंड केस का अगर उसे 600 वोल्ट के पोटेंशियल डिफरेंस से एक्सेलराया गया होगा तो। ठीक है, तो देखो सबसे पहले 2 इक्वेशंस अपन लिख लेते हैं इसमें। पहली इक्वेशन क्या रहेगी, फर्स्ट केस में अपन लिखेंगे लैम्डा 1। ठीक है, तो लैम्डा 1 अपना कितना है, 10 की पावर -10 इज इक्वल टू h अपॉन में रूट अंडर 2, मास में m अज्यूम कर लेता हूँ, चार्ज q अज्यूम कर लेता हूँ, डेल्टा v कितना है 150। फर्स्ट केस तो ये हो गया। ठीक है,
अब देखो सेकंड वाले केस में क्या हो जाएगा, लेमडा टू इज इक्वल टू एच अपॉन, सेम पार्टिकल है तो एम और क्यू बराबर ही रहने वाले हैं, और डेल्टा वी अपना कितना है 600। ये हमारा सेकंड केस हो गया, ठीक है। अब देखो हम कर देंगे सेकंड वाले इक्वेशन को डिवाइड फर्स्ट वाले से, तो यहाँ पे थोड़ी स्पेस कम है तो मैं ऐसे लिख देता हूँ, लेमडा टू डिवाइडेड बाई लेमडा वन जो कि था 10 की पावर माइनस 10। लेमडा टू की वैल्यू रखो h अपॉन रूट अंडर 2m³ 600, ठीक है। लेमडा वन की वैल्यू रखो h, और इसके नीचे डिवीजन में ये जो चीज़ है ये अब ऊपर चली जाएगी, ठीक है। ये मैथमेटिक्स का रूल है, आपको पता ही होगा, h अपॉन रूट अंडर 2m³ 150, ठीक है। अब देखो h से h को काट दो, 2m³ से 2m³ कट गया, ठीक है। तो बचा क्या, लेमडा टू अपॉन 10 की पावर माइनस 10 इज इक्वल टू रूट अंडर 150 बाई 600, ये बचा है। 0 से 0 कट गया। अब देखो 15 के टेबल में 4 टाइम्स जाता है 60, ठीक है। तो यानी कि ये बचा मेरा 1 अपॉन रूट 4, ठीक है। 1 अपॉन रूट 4 बचा है। यहाँ पे स्पेस कम है तो इसको इरेज करके लिख देता हूँ। कुछ ऐसा है यहाँ पे सिचुएशन, 1 अपॉन रूट 4, तो यहाँ पे 1/2 आ जाएगा। तो यानी कि जो आपका लेमडा टू हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 0.5 मल्टीप्लाइड विद 0.5 मल्टीप्लाइड विद 10 की पावर माइनस 10, इतना आपका नया जो है वेवलेंथ निकल के आने वाला है जब सेम पार्टिकल को 600 वोल्ट के पोटेंशियल डिफरेंस से अपन एक्सेलरेट कराएंगे, ठीक है। कैलकुलेशन में अगर कुछ मिस्टेक है तो आप चेक कर लेना, लेकिन इस क्वेश्चन को ऐसे ही करेंगे। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इस क्वेश्चन में अपन से क्या बोला है, द डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ अ न्यूट्रॉन एट 27 डिग्री सेल्सियस इज लैम्डा, देन व्हाट विल बी द वेवलेंथ एट 927 डिग्री सेल्सियस। अब देखो यहाँ पे टेम्परेचर की बात कर ली है, और मैंने आपको बताया था डी ब्रॉगली वेवलेंथ का रिलेशन टेम्परेचर के साथ क्या हो जाएगा, h अपॉन रूट अंडर 3m/kBt, ठीक है। अब देखो मास के लिए हमें टेंशन नहीं लेना, बिकॉज सेम ही एंटिटी का यहाँ पे मास आने वाला है। यहाँ पे भी अपन को 2 इक्वेशंस लगने वाले हैं, ठीक है। पहला केस अपन को बता रखा है कि डी ब्रॉगली वेवलेंथ एक न्यूट्रॉन का लेमडा है जब टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस था, ठीक है। तो उस न्यूट्रॉन का अब नया वेवलेंथ क्या होगा अगर टेम्परेचर 927 डिग्री सेल्सियस हो जाए तो, ठीक है। तो देखो जो पहला केस है लेमडा वन, उसमें क्या था, डी ब्रॉगली वेवलेंथ लेमडा दे रखा था h अपॉन रूट अंडर 3m/kB, और यहाँ पे देखो टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है। तो इसको केल्विन में बदल लेना, तो डिग्री सेल्सियस को केल्विन में बदलने के लिए करेंगे 273 का प्लस, तो यानी कि T1 अपना 300 केल्विन है और T2 कितना हो जाएगा 927 डिग्री सेल्सियस को जब अपन करेंगे केल्विन में कन्वर्ट 273 का करेंगे प्लस, और ये हो जाएगा आपका 1200 केल्विन, ठीक है। तो यहाँ पे रख दो ऊपर वाले केस में 300 केल्विन, और जब सेकंड वाली इक्वेशन लिखोगे तब कुछ ऐसे लिखना, लेमडा टू हमको चाहिए h अपॉन रूट अंडर 3m/kB 1200, ठीक है। हमको चाहिए लेमडा टू, ठीक है। ये इक्वेशन सेकंड, ये इक्वेशन वन। जो चाहिए होता है उसको अपन न्यूमरेटर में रख देते हैं, तो मतलब 2 को डिवाइड करेंगे 1 से सेकंड इक्वेशन को, तो लेमडा टू डिवाइडेड बाई लेमडा इज इक्वल टू h अपॉन रूट अंडर 3m/kB 1200, और लेमडा वन की जब वैल्यू रखेंगे यहाँ पे h अपॉन रूट अंडर 3m/kB 300, ठीक है। अब देखो यहाँ पे चीज़ों को काट देते हैं, h से h कट जाएगा, 3m/kB से 3m/kB कट गया, 0 से 0 कैंसिल हो गया यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे 3 4 से 12 हो गया, तो लेमडा टू बाई लेमडा इज इक्वल टू 1/2 आ गया। सो यहाँ पे लेमडा टू इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ लेमडा आएगा, ठीक है। तो देखो हमारा जो आंसर निकल के आया लेमडा टू वो 2 टाइम्स ऑफ लेमडा आया, ठीक है। यानी कि यहाँ पे वेवलेंथ जितनी भी थी, ठीक है, उसका जस्ट डबल आएगा जब 927 डिग्री सेल्सियस में वेवलेंथ को अपन नापेंगे इस न्यूट्रॉन की, ठीक है। अब देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, है ना। ये देखो ये हमसे क्या कहता है, फाइंड द रेशियो ऑफ वेवलेंथ व्हेन अ प्रोटॉन एंड अल्फा पार्टिकल आर एक्सेलरेटेड विथ सेम पोटेंशियल।
इस क्वेश्चन में हमको क्या करना है, हमें वेवलेंथ का रेशियो निकालना है, ठीक है, प्रोटॉन और अल्फा पार्टिकल का। सो लेमडा पी डिवाइडेड बाई लेमडा अल्फा, ये हमें निकालना है। और कंडीशन दिया हुआ है जब प्रोटॉन और अल्फा पार्टिकल दोनों को ही सेम पोटेंशियल से एक्सेलरेट कराया गया, यानी कि दोनों के केस में जो हमारा डेल्टा वी एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल है उसको मैं वी मान लेता हूँ, ठीक है, बिकॉज दोनों ही केस में एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल अपना सेम है। तो देखो फॉर्मूला लिखते हैं डी ब्रॉगली वेवलेंथ का इन टर्म्स ऑफ एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल H/√2m³ डेल्टा वी, ठीक है। अब देखो इस केस में आपको मास और चार्ज दोनों की ज़रूरत पड़ेगी, बिकॉज अपने पास एंटिटीज़ डिफरेंट है, एक प्रोटॉन है और एक अल्फा पार्टिकल है, ठीक है। यहाँ पे एक पेज ऐड कर लेता हूँ क्योंकि एक पेज में ये क्वेश्चन नहीं आएगा, ठीक है। तो सबसे पहले देखो मास और चार्ज का डिस्कशन करते हैं, मास और चार्ज, ठीक है। यहाँ पे आएगा मास ऑफ प्रोटॉन और ये है मास ऑफ अल्फा पार्टिकल। देखो प्रोटॉन का मास मैंने आपको बताया था m होने वाला है, अल्फा पार्टिकल का मास हो जाएगा 4m। और यहाँ पे देखो प्रोटॉन है, प्रोटॉन का चार्ज मैं q मान लेता हूँ और अल्फा पार्टिकल का चार्ज मैं मानूंगा 2q, ठीक है। ऐसा क्यों करा ज़रा देखो, एक और बार मैं बता देता हूँ। प्रोटॉन का मास m है, अल्फा पार्टिकल का मतलब होता है डबली चार्ज्ड हीलियम आयन, यानी कि हीलियम का न्यूक्लियस, बिकॉज हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 है। तो जब हीलियम न्यूट्रल स्टेट में था तो इसके न्यूक्लियस के अराउंड 2 इलेक्ट्रॉन थे, लेकिन जब ये डबली चार्ज हीलियम आयन बना तो दोनों जो इलेक्ट्रॉन है न्यूक्लियस को छोड़ के अकेले चले गए, ठीक है। और न्यूक्लियस के अंदर क्या होते हैं, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, एटॉमिक नंबर 2 है तो इसलिए 2 प्रोटॉन होने वाले हैं इसके न्यूक्लियस में। अब देखो न्यूट्रॉन तो न्यूट्रल होता है, लेकिन प्रोटॉन के पास में पॉजिटिव चार्ज होता है। अब यहाँ पे 2 प्रोटॉन है तो इसके ऊपर +2 का चार्ज आ जाएगा, ठीक है, समझ में आ रही है। तो यहाँ पे 1 प्रोटॉन था तो चार्ज क्यू आया, और यहाँ पे 2 प्रोटॉन थे तो चार्ज 2q आ गया। मास का केस भी आपको समझ में आ गया, टोटल न्यूक्लियॉन्स के चलते जो मास आता है वही एक एटम का मास होता है, इलेक्ट्रॉन के मास को कंसिडर नहीं करते बिकॉज इलेक्ट्रॉन का मास नेग्लिजिबल होता है, ठीक है। और देखो 4 न्यूक्लियॉन्स थे अपने पास, 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास लगभग बराबर होता है, तो इसलिए मैंने 4m यहाँ पे मास को लिख लिया है। चार्ज का केस समझ में आ गया और आपको शायद मास का भी केस समझ में आ गया होगा, बस अब वैल्यूज़ को रखना है यहाँ पे। देखो लेमडा p इज इक्वल टू H/√2m³v, ठीक है। ये हमारा फर्स्ट केस हो गया। और सेकंड केस जो अल्फा पार्टिकल का है वो क्या हो जाएगा, H/√2, मास कितना है 4m, चार्ज कितना है 2q, ठीक है, और यहाँ पे v। अब हमको रेशियो किस फॉर्म में चाहिए, लेमडा p बाई लेमडा अल्फा के टर्म्स में, ठीक है। तो देखो क्या करना है, H/√2m³v लिखना, और यहाँ पे लेमडा अल्फा की वैल्यू पुट करो H/√2 मल्टीप्लाइड विथ 4m मल्टीप्लाइड विथ 2q और यहाँ पे v। अब देखो h से h को काट दो, 2 से कटा 2, m से कटा m, q से कटा q और v से कटा v। तो यहाँ पे लेमडा p बाई लेमडा अल्फा जो है वो आपका कितना बचा, वो बचा √8, ठीक है। ऊपर में देखो 4 मल्टीप्लाइड विथ 2, 8 आ जाएगा। अब 8 का जब आप रूट निकालोगे तो कुछ इस तरह से, यहाँ पे 4 आएगा, फिर यहाँ पे 2 आ जाएगा और यहाँ पे ऐसा, तो यहाँ से आपका कितना आ जाएगा 2√2। तो देखो इस क्वेश्चन में प्रोटॉन और अल्फा पार्टिकल के वेवलेंथ का जो रेशियो है वो 2√2 आएगा जब इन दोनों को सेम पोटेंशियल से हम एक्सेलरेट कराएंगे, ठीक है। समझ में आ गया, मेन चीज़ इसमें यही थी, मास और चार्ज का कैलकुलेशन, ठीक है। ये अगर आपने सही कर लिया तो क्वेश्चन तो इजीली हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन देख लो। इस क्वेश्चन में आपसे बोला है इफ़ द वेलोसिटी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज डबल्ड देन द डी ब्रॉगली वेवलेंथ विल बी। अगर कोई इलेक्ट्रॉन है उसके हम वेलोसिटी को डबल कर दें तो डी ब्रॉगली वेवलेंथ पे क्या असर पड़ेगा, ज़रा सोच के मुझे बताओ इसका आंसर क्या होगा। तो फर्स्ट वाला इसका आंसर होने वाला है, डी ब्रॉगली वेवलेंथ हाफ हो जाएगी। कैसे, देखो सबसे पहले डी ब्रॉगली वेवलेंथ का फॉर्मूला लिख लो, लेमडा इज इक्वल टू h/mv, ठीक है। और यहाँ पे आपसे पूछा है वेलोसिटी और डी ब्रॉगली वेवलेंथ का रिलेशन, तो देख लो दोनों के बीच में इन्वर्स रिलेशन होता है। अगर आप वेलोसिटी को डबल करोगे तो डी ब्रॉगली वेवलेंथ क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा, ठीक है। तो फर्स्ट वाला इसका आंसर होने वाला है।
तो दोस्तों यहीं तक था हमारा वीडियो, ठीक है। जो भी क्वेश्चंस आते हैं सब कवर करने की मैंने कोशिश करी है। बताना आपको वीडियो कैसा लगा। मैं मिलूँगा आपसे अब नेक्स्ट वीडियो में।